इकॉनमी पर पकड़ के साथ साथ सियासत की नब्ज पकड़ना भी जरूरी है। तो जयंत सिन्हा के साथ चाय पर चर्चा के दौरान हमने सियासत पर भी बात की। तो अब हम यहाँ पर रामगढ़ की तरफ आगे बढ़ते हुए रुके हैं एक जगह पर चाय पीने के लिए, और चाय पर चर्चा करते हैं जयंत जी से। तो जयंत जी, ये वैसे तो यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा है, और जैसे आप बता भी रहे थे रास्ते में कि मौसम यहाँ अच्छा रहता है, लेकिन पॉलिटिकल गर्मी थोड़ी ज़्यादा आजकल बनी हुई है देश में। चाहे वो हमने देखा जिस तरह से रावत जी की सरकार को लेकर जिस तरह से विवाद हुआ, या फिर नीतीश बार जिस तरह से नीतीश कुमार जी बात करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी भनक आती है उनके शब्दों में कि शायद वो दिल्ली की तरफ रुख करना चाहते हैं। ये पॉलिटिकल माहौल पर क्या कहना चाहेंगे? हमारे लोकतंत्र में हरदम कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो चाहते हैं कि चाहे वो अपने राज्य की गड्डी लें या दिल्ली की गड्डी हासिल कर लें, तो इसलिए ये तो उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। देखिए, जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है जिसको हम लोगों को समझना चाहिए वो ये है कि कांग्रेस और भी कमज़ोर होती चली जा रही है। अब 19 मई को जो परिणाम आएंगे हैं, सब लोगों की सोच यही है कि कांग्रेस और भी कमज़ोर हो जाएगी, और जैसे जैसे कांग्रेस कमज़ोर होती चली जाती है वैसे वैसे और भी जो पार्टियां हैं, चाहे वो अपनी जेडीयू पार्टी हो नीतीश बाबू की, या आम आदमी पार्टी है अरविंद केजरीवाल की, ये सब चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस स्पेस वेकेट कर रही है उस स्पेस को ये लोग इस पर कब्जा कर लें। तो अगर खैर अभी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो मोदी वर्सेस कौन होगा? क्योंकि मोदी वर्सेस राहुल तो होता दिख नहीं रहा है इस समय, जिस तरह का माहौल है इसमें। आपका गणित क्या सब लोग यही कहते हैं ना, मोदी वर्सेस द रेस्ट, यही सब होगा। पर देखिए, आज के समय जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये हैं कि प्रधानमंत्री जी के मुकाबले में और कोई है ही नहीं, और वो एक अपने स्तर पे हैं और फिर सब लोग एक और स्तर पे हैं। तो इसलिए जनता, मुझे लगता है, चाह रही है कि मोदी जी 10 साल 15 साल राज करें। अगर मोदी जी का राज रहेगा, जिससे हमें पूरा विश्वास है, तो जो देश में जो परिवर्तन आएगा, देश का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसकी आप लोग अभी कल्पना कर भी नहीं सकते हैं। जिस गति से हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जितना हम लोग निवेश करवा रहे हैं, जितना कुछ हम लोगों ने किया है, मुझे लगता है कि अगर हमारी सरकार चलती है तो देश को हम लोग पूरी तरीके से विकसित बना रहे हैं। यूपी विल बी बिग वन, और उसे भारत जैसे डेमोक्रेसी में उसे ऑलमोस्ट एक मिनी आम चुनाव ही कहा जाता है। वो कितना बड़ा चैलेंज होगा वहाँ पे जिस तरह के पॉलिटिकल इक्वेशन इस समय डेवलप हो रहे हैं, बिकॉज 2019 का बहुत बड़ा संकेत निकलेगा भाजपा के लिए वहाँ से। देखिए, बहुत एक मशहूर कहावत है, और कहावत ये है कि अ वीक इज़ एन इटर्निटी इन पॉलिटिक्स। तो अभी 2017 में यूपी में क्या होगा कौन कह सकता है, और फिर 2017 में जो यूपी में चुनाव होगा उसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है 2019 में, वो भी कौन कह सकता है। इसलिए हम लोगों को पहले तो जो अभी परिणाम आने वाले हैं उन पे नज़र रखना है, और फिर हमें देखना है कि किस तरीके से हमारा संगठन जो है वो हम लोग और भी मजबूत हम लोग उसको बनाते चले जाएं। तो ये मुझे लगता है महत्वपूर्ण रहेगा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारा जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो हम लोगों का पूरा जो ढांचा बन रहा है देश भर में अपनी संगठन का, वो किस तरीके से हमें उसे दुरुस्त करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप याद रखें कि जो विधानसभा का चुनाव होता है वो जो राष्ट्रीय चुनाव हैं उनसे बड़ा अलग होता है, और जनता इसको अच्छी तरह से समझती है। वो जानती है कि कब हम लखनऊ की गड्डी के लिए हम वोट दे रहे हैं और कब हम दिल्ली की गड्डी के लिए। तो ये जनता को पूरी तरीके से मालूम है, और जनता को मालूम है कि विधायक को जब हम चुन रहे हैं तो हम किस प्रकार को व्यक्ति को चाहते हैं, जब हम सांसद को चुन रहे हैं तो हम किस प्रकार के व्यक्ति को चाहते हैं, और कौन सा दल है जो दिल्ली में एक स्थायी सरकार दे सकता है। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो 2019 में उभर के आएंगे, और वो शायद 2017 या इस बार का जो चुनाव हुआ है 2016 में, वो विधानसभा के स्तर पे वो शायद फैक्टर्स नहीं आए। तो इसलिए कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल रहता है। सो इफेक्टिवली अब जिस तरह का पॉलिटिकल आई वुड से इक्वेशन है कंट्री में, या फिर माहौल है, किसी भी इस तरह के चुनाव को एक बेंचमार्क के तौर पे नहीं रखा जा सकता कि आने वाले आम चुनाव में इसी तर्ज पर नतीजे देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत संकेत तो मिलता ही है। मैं आपको याद दिलाऊं कि 2004 में चुनाव जो था उसको 6 महीने पहले
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषित कर दिया, 6 मंथ्स उसको एडवांस किया, क्योंकि उसके पहले ही दिल्ली का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सफलता प्राप्त हुई थी। तो इस संकेत के आधार पे माननीय अटल जी ने 6 महीने चुनाव को एडवांस करा दिया और अर्ली इलेक्शंस की घोषणा कर दी, और उस इलेक्शन में हम लोग जीत नहीं पाए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो राज्य स्तर पे हो रहा है और जो राष्ट्र स्तर पे होगा, उसे हमें थोड़ा दूसरी नज़र से देखना चाहिए। राइट। ये जो 2 साल हैं, इसमें अगर आपको सबसे बड़ी उपलब्धि ना सिर्फ आपके मंत्रालय की बल्कि मोदी सरकार के लिए भी अगर गिनानी हो, क्योंकि एक तो सेंटिमेंटल तौर पर हुआ, दूसरा ज़मीनी तौर पर चीज़ें बदलना, वो अलग चीज़ होती है। तो ज़मीनी तौर पर सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं 2 साल में सरकार की? इतना कुछ हुआ है कि एक चीज़ बोलना मुझे लगता है बहुत कठिन है। मैं 4-5 चीज़ें आपको गिनाता हूँ। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक विश्वास बना है कि सरकार जो है वो जनता के हित में काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है, मेहनत कर रही है, संघर्ष कर रही है और जनता के साथ खड़ी हुई है। ये जनता की सरकार है। ये मैं समझता हूँ हम लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि जनता का एक विश्वास बन गया है। दूसरी बड़ी जो सफलता हमने हासिल की है वो हम लोगों ने सोशल सिक्योरिटी में किया है। जनधन, मुद्रा, जीवन ज्योति, अब हम लोगों ने स्वास्थ्य बीमा का भी हम लोगों ने घोषणा कर दी है। तो जो आम जनता है, जो वृद्ध महिला हैं, जो विकलांग हैं, जो लोग वल्नरेबल हैं, उनको आज के समय हम लोग सोशल सिक्योरिटी के सेफ्टी नेट से हम लोग अब कवर कर सकते हैं। और आप देखिएगा कि अगले कुछ सालों में कितना ये बढ़ जाएगा, कितना लोगों को इससे लाभ मिलेगा। तो ये मैं कहूँगा हम लोगों की दूसरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी बड़ी उपलब्धि जो हम लोगों ने किया है कि इंडिया जो एक पावर शॉर्टेज वाली एक कंट्री रहती थी, जिसमें हरदम पावर शॉर्टेजेस रहते थे, कोयले का शॉर्टेज रहता था, बिजली जनरेशन का शॉर्टेज रहता था, ट्रांसमिशन का शॉर्टेज रहता था, उसको हम लोगों ने बदलकर एक पावर सरप्लस कंट्री बना दी है। और उसमें भी सिर्फ कोयले के आधार पे नहीं, रिन्यूएबल के भी आधार पे। तो माननीय पीयूष गोयल जी ने जो काम किया है पावर सेक्टर में, वो मैं कहता हूँ बहुत ही अद्भुत उन्होंने काम किया हुआ है। तो ये मैं कहूँगी तीसरी उपलब्धि है। चौथी उपलब्धि है जो हम लोगों ने सड़कों में हम लोगों ने तरक्की जो की है। सड़कों की जो गति थी, जो सिर्फ 4-5-6 किलोमीटर दिन की थी, अब 20-25 किलोमीटर दिन की रफ्तार से सड़कें हम लोगों की अब बन रही हैं। तो सड़कों में चाहे वो नेशनल हाईवेज़ हों, ग्रामीण सड़क हों, इन सब में जो हम लोगों ने काम किया, जिसका आप अभी भी देख रहे हैं कि कितना हज़ारीबाग में हम लोग सड़क बनवा चुके हैं, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। पाँचवीं उपलब्धि मैं कहूँगा कि हम लोगों ने जिस प्रकार से रेलवे में बदलाव लाया। आप रेलवेज़ में देखिएगा तो रेलवेज़ में आज के समय हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हम लोग निवेश कर रहे हैं। इसके पहले यूपीए सरकार में सिर्फ 58,000 करोड़ का निवेश हो रहा था। तो रेलवे में चाहे आप कस्टमर कन्वीनियंस देखिए या सर्विस देखिए या नए ट्रेन्स देखिए, उसमें बहुत क्रांति आई है। तो ये मैं कहूँगा कि हमारी एक पाँचवीं उपलब्धि है। विदेश नीति में देखिए, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सुषमा स्वराज जी, उन लोगों ने हमारे जो रिश्ते थे और देशों से, उसको बहुत मजबूत बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। आज के समय पूरे विश्व भर में सब लोग कह रहे हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट परमानेंट एक भारत को मिलना चाहिए। तो विदेश नीति में भी बहुत परिवर्तन आई है, बहुत हम लोग क्रांति ले आए हैं और इस कारण एफडीआई में भी हम लोग नंबर 1 हो गए हैं। क्योंकि आज दुनिया भर में लोग कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं भी निवेश करना हो तो आप भारत में निवेश करें। तो ये बहुत एक अद्भुत बात है कि चाइना से आगे बढ़कर आज के समय हम लोग नंबर 1 हो गए हैं एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। $56 बिलियन हम लोगों को मिले हैं पिछले वित्तीय वर्ष में। इसमें हम लोग नंबर 1 हो गए क्योंकि हमारी विदेश नीति इतनी दुरुस्त हुई है। तो ये मैं कहूँगा कि कुछ हमारी प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। बिल्कुल। अब अगर मैं कांग्रेस या फिर विपक्ष के नज़रिए से देखो, इनफैक्ट हाल में ऑगस्टा वेस्टलैंड में भी हमने देखा जिस तरह का उनका रवैया था। अब आप एक सरकारी नुमाइंदे होने के नाते इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, कहा हम सारी जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से नाम आए हैं और इसमें लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी इज़ एट स्टेक इवन फ्रॉम डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, और कांग्रेस तो खैर है ही या फिर गांधी परिवार, इसे कैसे देखते हैं? बिकॉज ये जितना जल्दी कंक्लूड हो
जांच और इसके निष्कर्ष तक पहुंचा जाए, वो बहुत ज़रूरी है सच्चाई देश के सामने लाने के लिए। अगस्ता पे रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर जी ने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो उन्होंने उठाए हैं और उनका जवाब अभी तक कांग्रेस नहीं दे पाई है। पहला प्रश्न कि ये हेलीकॉप्टर हम लोगों ने अगस्ता से क्यों लिए। अगर आप सब आंकड़ों को अगर आप स्टडी करें तो आपको एकदम स्पष्ट नज़र आएगा कि हरदम वो लोग क्राइटेरिया बदलते चले गए जिसमें कि अगस्ता हेलीकॉप्टर ही खरीदा जाए। पहला प्रश्न, अगस्ता हेलीकॉप्टर क्यों लिया गया? वो क्राइटेरिया कस्टमाइज़ किया गया एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, और कई सालों तक करते रहे। दूसरा, हमें सबको मालूम है कि पैसे दिए गए, पैसे किसको मिले। इसमें जो एयरफोर्स के जो अधिकारी थे वो इसमें शामिल हैं और उसमें पॉलिटिशियंस हैं वो शामिल हैं। सिर्फ ऑफिसर्स पैसे लिए और पॉलिटिशियंस पैसे लिए ये तो कोई नहीं इसको मान सकता है। तो ये दूसरा प्रश्न है कि पैसे किसने लिए। तीसरी बात कि जांच 2.5 साल तक क्यों नहीं हुई। जब इन्हें पता चल गया था कि अगस्ता में घोटाला हुआ है तो जो उस समय के रक्षा मंत्री थे एंथनी साहब क्यों इसको टालते चले गए। और फिर 12 मई 2014 जब उन सबको पता चल गया था, एग्जिट पोल आ गए थे कि उनकी सरकार जाने वाली है, तभी उन लोगों ने इसको पूरी तरीके से रोका। तो ये 3 प्रश्न हैं अगस्ता पे। क्यों अगस्ता हेलीकॉप्टर, किसने घूस लिया है और आप 2 साल तक कुछ नहीं करते रहे, क्यों नहीं किया आप। इसमें तो एकदम मतलब आप छोड़ दीजिए अदालत में और कानूनी तरीके से तो पूरी तरीके से जांच होगा, जैसे मैंने पहले ही कहा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। परंतु जब हम सिर्फ तर्क और तत्वों के आधार पर इसको समझने की कोशिश करते हैं तो नज़र आता है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और ये कांग्रेस का पेशा रहा है, चाहे बोफोर्स हो या अगस्ता हो। ये जिस तरीके से विदेशी आर्म सेल्स में इन लोगों का घोटाला होता है, घोटाला तो इनका सभी जगह होता है। वो तो उन्होंने दिखाया था, कोयले का घोटाला दिखाया, ज़मीन का घोटाला दिखाया, स्पेक्ट्रम का घोटाला दिखाया, अंतरिक्ष का घोटाला, ऊपर से नीचे घोटाला ही घोटाला, देश में घोटाला, विदेश में घोटाला। अब वो तो कांग्रेस सरकार की एक मैं कहूँगा कि उनकी एक तरीका ही रहा है। तो ये तो एकदम स्पष्ट है। पर जब इस तरह का कोई घोटाला सामने आता है तो कांग्रेस इसे एक माध्यम या फिर ज़रिया बना देती है और कहीं ना कहीं सदन में फिर जो स्टेलमेट क्रिएट होता है उसमें कई बार देश का विकास जो है वो बलि चढ़ जाता है। इससे कैसे निपटा जाए? ये प्रश्न आपको कांग्रेस वालों से पूछना चाहिए। खैर ये बात भी आपकी सही है, लेकिन उम्मीद की जाए कि इस बार अगले सेशन में सरकार की तरफ से, क्योंकि तब तक राज्यसभा का गणित भी बदल चुका होगा, उम्मीद की जाए कि जीएसटी शायद कुछ नया रवैया देखने को मिले। हम लोग तो हरदम उम्मीद करते हैं और हरदम ये भी कहते हैं, जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि भाई अब तो मान लो कि जीएसटी जो है वो देश के लिए सही है, देश के हित में है, कब तक आप इसको रोकते रहिएगा। सियासत पर दिल खोलकर हुई इस चर्चा के बाद जयंत सिन्हा ने अपने संसदीय क्षेत्र में 2 साल के कामकाज का हिसाब दिया। अपने सफर के दौरान हम जयंत सिन्हा के साथ उनके पुश्तैनी घर भी गए, जहां खेती बाड़ी से लेकर गौशाला तक सब कुछ मौजूद है। यानी देश की अर्थव्यवस्था का हिसाब किताब लगाने वाले जयंत सिन्हा खुद जमीन से कितने जुड़े हैं इसका जायजा भी हमने लिया। अब बारी है इस सफर के सबसे अहम हिस्से की, जहां जी बिजनेस के प्लेटफॉर्म पर नेता और जनता दोनों आमने सामने होंगे। हम हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा को उनके क्षेत्र की जनता के सामने लेकर गए, जहां उनके कामकाज का रियलिटी चेक हुआ। तो दिन अब ढलने वाला है। अब तक हमने जयंत सिन्हा जी के साथ उनके चुनावी क्षेत्र का तो दौरा किया ही है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का, लेकिन अब हम हजारीबाग से नज़दीक एक छोटे से कस्बे में हैं और यहाँ पर इस एक परिवार के साथ हम मौजूद हैं। जयंत सिन्हा जी भी यहाँ पर हैं और हम यहाँ पर रियलिटी चेक करने वाले हैं कि जो अच्छे दिन जिसका मोदी जी ने वादा किया था करीब 2 साल पहले, क्या वो वाकई में आए हैं। और यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे जयंत सिन्हा जी हैं, तो हम उन्हीं से इस बारे में सवाल भी करेंगे। लेकिन मैं आपसे शुरू करता हूँ। आपका नाम क्या है मैम? प्रतिमा प्रसाद। आपको पता है आपके पीछे कौन खड़ा है? पता है।
आप मिल चुके हैं इनसे पहले भी? हाँ, मिल चुके हैं। तो अच्छे दिन आए आपको लगता है मोदी जी के नेतृत्व में, और जयंत सिन्हा जिन्हें आपने यहाँ से चुनकर भेजा है केंद्र में, अच्छे दिन आए हैं उनके नेतृत्व में? हाँ, आए हैं। कितना बदला है ये गांव 2 साल में? बदला तो है, बहुत कुछ बदल गया है। क्या क्या बदला है? जैसे कि आप देखिए, सड़कें यहाँ बन गई है और बिजली भी मिली है। पहले नहीं थी बिजली? पहले थी, अब लेकिन बहुत उसकी अपेक्षा बहुत कुछ मिल गई है। पहले से सुधार हुआ है। आपको क्या लगता है? बहुत कुछ सुधार हुआ है। आप डर तो नहीं रहे? जयंत जी बड़े खुले मन के हैं, उनको अगर कोई समस्या है तो आप बता भी सकते हैं उन्हें। नहीं, कोई डर नहीं है। आप स्कूल में पढ़ती हैं? पढ़ती बेटा, बेटा तो बोलो। नहीं बोलेगी। ये आपकी भविष्य की वोटर है। वैसे जयंत जी, आप खुद भी, क्योंकि आप यहाँ पर इतने लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, तो जो सबसे मूलभूत सुविधा जिनका काफ़ी अभाव कुछ सालों पहले था, तो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भी इस क्षेत्र में क्या लगती है आपको? नहीं, दीदी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम लोगों को जो मौलिक सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, इन सब का हम लोगों को बंदोबस्त करना है, ज़रूरी यही है पहले। और जब हम ये सब कर लें और काफ़ी कुछ अब गांव में ये सब आने लग गई हैं, तो फिर हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमें जोर देना है। उस पर भी हम लोग जोर दे रहे हैं। आपको मालूम है कि अभी जो हमने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जिसको हमने अभी उसका विमोचन किया, उसमें हमने कहा है कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल इस क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए 300 बेड का एक आधुनिक अस्पताल और 100 सीट का एक मेडिकल कॉलेज जो है, उसकी स्थापना हम लोग जल्द से जल्द करने वाले हैं। तो अब बिजली, सड़क, पानी को जो हम लोगों को बंदोबस्त करना था, काफ़ी कुछ हो चुका है, पर अब हम लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। बिल्कुल। चलिए, तो जो महिलाएं हाउस वाइफ हैं वो तो काफ़ी खुश हैं, कुछ जो पुरुष हैं यहाँ पर उनसे बात करते हैं। आप क्या करते हैं? काम कोई प्राइवेट ट्रैक्टर है मेरा। आपका ट्रैक्टर है, आपका खेत में चलाते हैं? जी। आपको क्या लगता है पिछले 2 सालों में चीज़ें कितनी बदली हैं? क्या वाकई अच्छे दिन आए हैं? अच्छे दिन आए हैं, लेकिन 50% अभी बदले हैं, 50% अभी बदलना बाकी है। तो जयंत जी खुद यहाँ पर खड़े हैं, क्या बदलना चाहेंगे आप? जो 50% नहीं बदला है वो क्या है? बहुत पानी का समस्या यहाँ पर है। किसान को बहुत दिक्कत होता है पानी में खेती करने के लिए। भाई उनसे, मंत्री जी से गुजारिश है कि खेती करने के लिए पानी उपलब्ध कराए हम लोग का। और क्या समस्या है? और थोड़ा लाइन थोड़ा तंदुरुस्त करवाएं। बहुत बिजली कट रही है अभी 2 दिन में, और रोड थोड़ा तो सब कुछ मंत्री जी ही करा लें, रोड भी बनवा लें, बिजली भी चलवा लें, पानी भी इलाज है। आपकी क्या समस्या है? हमारा समस्या है सर, यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। ये गर्मी में बहुत दिक्कत है पानी का, और थोड़ा सा शिक्षा के प्रॉब्लम है कि यहाँ से कॉलेज जाने में बहुत दिक्कत हो रही बच्चे को। हम लोग चाहेंगे कि कॉलेज अगर नज़दीक में खुल जाए तो बहुत बच्चियन हम लोग का जो है टेम्पू से जाना आना में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन पहले से सुधार हुआ है, अच्छे दिन आए आपको लग रहा है? कुछ तो सुधार हुआ है, ऐसा बहुत सुधार हो गया है। अब जो है बचा हुआ मंत्री जी सब कुछ सुधार ही लेंगे धीरे धीरे। चलिए, तो जयंत जी काफ़ी उम्मीदें हैं इन सबको आपसे, और अभी तो 2 साल हैं लेकिन 3 साल बाकी है। आप क्या इन्हें कहना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी समय के बाद इस तरह से मीडिया के सामने इस तरह से रूबरू हो रहे हैं अपने क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे आप सबको इस माध्यम से? नहीं, मैं तो हरदम ही जनता के साथ रूबरू करता रहता हूं, और हर पंचायत में जाकर हम लोग चौपाल करते हैं। और जो आज भाई साहब जी ने कहा है, बिल्कुल सही बात कही है कि पानी की बहुत समस्या है, खासकर सुखाड़ का समय आया हुआ है, आपको तो मालूम ही है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डोभा वाला जो हमारा जो कार्यक्रम है, जिसमें कि हम लोग जाकर हर घर में हम लोग डोभा का निर्माण करें, और साथ साथ पेयजल की व्यवस्था भी दिलवाएं, टैंकर के द्वारा या जल मीनार के द्वारा। इन सब पे हम लोग ध्यान दे ही रहे हैं। और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रांतिकारी रही है, और जो सड़कें बनी है गांव में, और हर गांव को हम लोगों ने शहर से जोड़ा है ग्राम सड़क योजना से, उसी तरीके से सिंचाई योजना के द्वारा हम लोग हर खेत में कोशिश करेंगे कि पानी पहुँचाए। चलिए, तो उम्मीद यही करते हैं कि ये जो कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उनका भी जल्द से जल्द निपटारा हो। तो ये थे जयंत सिन्हा जी, जिनके साथ आज हमने एक पूरा दिन बिताया है। लेकिन अब वापस जाने का वक्त है, क्योंकि हज़ारीबाग से इन्हें नॉर्थ ब्लॉक तक का सफ़र फिर से एक बार तय करना है। वहाँ पर भी आई एम श्योर कई काम पेंडिंग होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।